अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। काइंडली ये कंफर्म अच्छा, कर दें कल स्क्रीन शेयर हो रही है? हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी को, उसके अंदर जो हो रही है ठीक। कल इकोलॉजी में हमने स्टडी किया था जो बेसिक उसके थे, मतलब कि जिसका लेना देना ज़्यादातर उससे था, जो बायोटिक फैक्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी पॉपुलेशंस और ये सारे स्पीशीज वगैरह ऑब्वियसली ये सारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिक वो हैं जो कि एबायोटिक तकरीबन सारे फैक्टर्स हैं। तो उसके अंदर अब पहले हमारे पास सॉइल और सॉइल प्रोफाइल है। ये ऑलमोस्ट जो सिलेबस आपका HEC का होता है ना, तकरीबन उसी को फॉलो किया हुआ है। उसके जो सिलेबस का ये फर्स्ट पार्ट था उसका, ये आज और कल जो हमने किया था वो सेकंड पार्ट था उसका। तो सॉइल प्रोफाइल में जो सॉइल है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं कि ये मतलब कि इसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली कभी पेपर में तो नहीं आएगी, लेकिन ये कि अनकंसोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि जिस तरह से रॉक्स हैं आपके पास, जो चट्टानें वगैरह होती हैं या पहाड़ वगैरह होते हैं, वो ऑब्वियसली वो सारे कंसोलिडेटेड होते हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब कि वो जरे जरे हुए हुए हैं, उनके टुकड़े हुए हुए हैं। तो उस इस तरह की कोई भी चीज़ है वो जिसके पे प्लांट ग्रो कर सकें, उस तरह को हम सॉइल कहते हैं। तो उसके बाद ये रिगोलिथ की डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, रेगोलिथ की या रिगोलिथ की, कि ये ऐसा मटेरियल है जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द सॉइल बट अबव द बेड रॉक। मतलब कि बेड रॉक होता है कि जहाँ पे सॉइल बिल्कुल सारी सॉइल्स की लेयर एंड हो जाती है। तो सॉइल की लेयर्स के नीचे और बेड रॉक की लेयर्स ऊपर, मतलब कि सॉइल जहाँ एंड हो रही है और जो जहाँ बेड रॉक स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम ये कहते हैं रेगोलिथ कहते हैं। या इसको आमतौर पे हम जो अपर पार्ट होता है रेगोलिथ का, उसको पेरेंट मटेरियल भी कह देते हैं। उसको पेरेंट मटेरियल इस वजह से कहते हैं कि जो सॉइल बनी होती है ऑलमोस्ट वो उस पेरेंट मटेरियल से बनी होती है, मतलब उसकी वेदरिंग से जो है वो एक्युमुलेशन होती रहती है उसके ऊपर, वो सारा कुछ जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो वो उस अनकॉन्सोलिडेटेड मैस जो कि दो दरमियान में है उसके सॉइल और बेड रॉक के, उसको हम रिगोलिथ कहते हैं। उसके अलावा सॉइल की स्टडी को इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। उसके अलावा इसके अंदर जो है पिडॉन जो है इसका बेसिक यूनिट है स्टडी का, वो 1 से 100 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। बाकी जो है फिर इसके बाद एडेफोलॉजी है, वो ये है कि जो सॉइल है उसका इन्फ्लुएंस क्या है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब कि जो प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर वो सॉइल कैसे इम्पेक्ट कर रही है, या बाकी जो भी मतलब के साथ उसकी स्पीशीज उस पर ग्रो करती हैं, वो किस तरह से उसके सॉइल जो है उसको मतलब के इम्पेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, वैसे ये आ जाता है कि टॉप सॉइल जो है उसकी कितनी मतलब के डेप्थ होती है। ऑलमोस्ट अबाउट 12 to 18 सेंटीमीटर जो सॉइल का अपर पार्ट है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इसके बाद आगे जो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ही जो हमारे पास सॉइल की प्रोफाइल स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हमने मतलब सॉइल को डिवाइड किया होता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। तो उन लेयर्स को जो है हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं या सॉइल होराइजन्स कहते हैं। एक सेकंड बाबर साहब, ये जरा माइक तो मैं एक म्यूट सेकंड कर के लिए ऑफ कर दें। म्यूट कर दिए, म्यूट कर दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी सॉइल प्रोफाइल में था कि इसके अंदर मैंने आपको कहा कि सॉइल के अंदर हमने लेयर्स को डिवाइड किया होता है, इंडिविजुअल लेयर्स को जो हम होराइजन्स कहते हैं या सॉइल प्रोफाइल उसको कह सकते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली। तो टिपिकली जो है हमारे पास 5 मेजर होराइजन्स होते हैं, उसको हमने डिवाइड किया होता है, मतलब उन नंबर अल्फाबेट्स के तौर पे दिए हुए हैं, O A E B और C, ठीक है। उसके अंदर जो जो टॉप सॉइल की हमने बात की कि 12 to 18 सेंटीमीटर था, तो वो और ए को कलेक्टिवली जो है हम टॉप सॉइल कहते हैं। उसके बाद आगे इनके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कि ओ होराइजन में क्या है और ए होराइजन में क्या है। ओ होराइजन जो है ये मतलब कि डिपिक्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ओ यहाँ पे वो स्टैंड करता है फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल, कि इस लेयर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज्यादा होता है। इधर मॉइस्चर और टेम्परेचर भी काफी वेरी करता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर है ये। सबसे ऊपर वाली लेयर में मतलब ये है कि सन जो है वो हमेशा इसी के ऊपर सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी जो है अपनी वो फेंकेगा। तो जब एनर्जी सन की ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और मॉइस्चर ने वेरी करना है। उसके बाद इससे नीचे जो है ए लेयर होती है, वो थोड़ी सी डार्क इन कलर होती है। उसकी वजह ये होती है कि ऊपर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो ह्यूमस की फॉर्म में इसके ऊपर मतलब कि इसके अंदर आना शुरू हो जाता है।
तो वो जो ह्यूमस की फॉर्म में सारा एक्युमुलेशन होती है, तो वो ए लेयर्स के अंदर होती है और ये थोड़ी सी डार्क इन कलर होती है। इसके बाद नीचे ई होराइजन है, ये जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इसको कहते हैं। जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग का मतलब ये है कि जो ऊपर से मटेरियल होता है वो इसके अंदर भी नहीं ठहरता, इससे भी नीचे चला जाता है, मतलब कि वो क्योंकि ज्यादा पोरस समर में हो जाती है और इधर जो है मटेरियल वो ऑर्गेनिक मटेरियल उस तरह से नहीं ठहरता। एंड में बी है, बी होराइजन, जिसको जोन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं। वो इल्यूविएशन है, ये इल्यूविएशन है। तो इसके अंदर ये स्पेलिंग से थोड़ा फर्क होता है कि जो अब लीच मटेरियल ऊपर से आया, ओ ए ई से जितना भी मटेरियल लीच होके नीचे पहुंचा है वो इधर आके सारा एक्युमुलेट होता है इस लेयर के अंदर। और एंड में हमारे पास जो है सी होराइजन है, कि ये वो है कि जहाँ पे सपोज कर लें हमारे पास पेरेंट मटेरियल भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और जो मटेरियल जितना भी ऑर्गेनिक था वो सब खत्म हो गया, बस ये बिल्कुल ऐसे रॉक्स के पार्टिकल्स ही जो है वो एक्युमुलेटेड है यहाँ पे, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे जीरो होती है। तो ये सॉइल के होराइजन से पांच पांच में इसको डिवाइड किया जाता है। बाकी इसकी अलग सब डिवीजन भी हैं, लेकिन ये कि वो फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू जो है इतनी डिटेल से आएगा, कि जिस तरह से आगे फिर वो ए होराइजन की अलग से हो जाती हैं, ओ होराइजन की भी हो जाती हैं, ओ की ओ ए ओ बी इस तरह से चलती हैं, तो वो फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा। बस इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जोन ऑफ इल्यूविएशन कौन सा है, जोन ऑफ इल्यूविएशन मतलब दूसरी आई से कौन से वाला है, और लीचिंग किस में मैक्सिमम होती है, किस में जो है वो मिनिमम होती है, किस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इस तरह की चीजें जो आपने याद रखनी है सॉइल प्रोफाइल में। बाकी जो ऊपर पीडॉन क्या होता है, बेसिक यूनिट है स्टडी ऑफ सॉइल का, ये याद कर लें। इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी, ये कुछ काम के हैं, बाकी जो है इसके अंदर सॉइल का नहीं पूछेगा। इसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर में ये वैसे ही डाल दिया मैंने, इसके अंदर ये था कि आमतौर पे जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो उससे क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन इसके अंदर दो टर्म्स हैं काम की। एक हमारे पास फ्लॉकुलेशन होती है और एक ग्रेनुलेशन होती है। सॉइल स्ट्रक्चर होता ही है कि जब सॉइल पार्टिकल्स, मतलब कि जब ह्यूमस इसके अंदर अक्युमुलेट होना शुरू होता है, जब वाटर इसके साथ आता है, तो ये आपस में एक दूसरे से बाइंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इनकी बाइंडिंग से जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। तो उसको जो अब सॉइल का स्ट्रक्चर बना होता है इनकी बाइंडिंग से, उसको हम कहते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर है। एक फ्लॉकुलेशन है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आगे हम पढ़ेंगे, वो ये सैंड क्ले सिल्ट वाले पार्टिकल्स हैं, वो जब एग्रीगेट करके क्लम्प्स बनाते हैं, छोटे छोटे मतलब टुकड़े बनाते हैं, तो अब उसको हम फ्लॉकुलेशन कहते हैं। और अगर वो टुकड़े जो हैं वही छोटे टुकड़े जो फ्लॉकुलेटेड उसके एग्रीगेट्स थे, अगर वो दोबारा से और ज्यादा अपने साथ कम्पैक्ट अरेंजमेंट कर ले, मतलब कि काफी ज्यादा सीमेंटिंग हो जाए उनके दरमियान, और थोड़े बड़े पार्टिकल्स बना ले, मतलब थोड़ा बड़ा एक टुकड़ा बना ले, तब हम उसे कहते हैं ग्रेनुलेशन हो गई है। तो फ्लॉकुलेशन और ग्रेनुलेशन इनकी ये है कि स्ट्रक्चर्स डिपेंड करता है उसका, मतलब कि सॉइल का। इसके बाद हमारे पास शेप्स हैं सॉइल स्ट्रक्चर की, चार शेप्स हो सकती हैं। स्फेरॉइडल हो सकता है, मतलब कि ओवल शेप में होगा, गोल शेप में होगा। प्लेटी है कि मतलब प्लेट लाइक होगा। उसके अलावा प्रिज्म लाइक है कि इसमें क्रिस्टल लाइक शेप भी हो सकती है और ब्लॉक लाइक भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे। फ्लॉकुलेशन और ग्रेनुलेशन इसमें से पूछ सकते हैं सॉइल स्ट्रक्चर में से। उसके अलावा वेदरिंग यहाँ पे डाल दी, ये वैसे प्योरली ज्योग्राफी की जो है मतलब कि क्लास है, या ज्योग्राफी के ये फील्ड है वेदरिंग का स्टडी करना, लेकिन फिर भी इसमें आता है हमारी इकोलॉजी में। तो वेदरिंग ये होती है कि जो हमारे पास रॉक्स होते हैं, जो बड़ी चट्टानें या जो बड़े पत्थर हैं, इनके ऊपर से जो पीसीज हैं इनके, वो टूट टूट के जो है अलग होते हैं, और वो उससे जो है फिर नई सॉइल बनती है, जो भी बनता है। तो इस प्रोसीजर को इस उनकी जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस रॉकी मटेरियल इनटू फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग की तीन तीन टाइप्स है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। वो इसमें से डिटेल में नहीं लिखी कि इसके कोई फायदा नहीं है, ये ज्योग्राफी की चीजें हैं, इसमें इसका हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये है कि इसके आगे मैंने चार ये टर्म्स लिखी हैं, ये हमारा पार्टी उसका इकोलॉजी का बन सकती है। उसके अंदर हमारे पास ये है कि जब ये वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है दूसरी जगह पे, तो वहां पे जाके जो सॉइल बनती है वो डिपेंड करता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में एजेंट कौन सा इन्वॉल्व था। उसके लिए मैंने ये वर्ड आगे लिखा है केज वर्ड, ताकि आप याद कर सकें। केज से उसमें ये है कि सी स्टैंड्स फॉर क्लूवियल, ए स्टैंड्स फॉर अलुवियल, जी फॉर ग्लेशियल और ई फॉर एओलियन। ठीक है। अब क्लोवियल जो है वो हमेशा ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब सपोज करें कि पहाड़ है एक ऊपर, और उससे जो है मतलब उसकी वेदरिंग हुई है, उससे जो है जो सॉइल बनी है ऑब्वियसली वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरेगी। एलोवियल है कि पानी की वजह से, मतलब पानी जैसे से फ्लड्स होते हैं और उसके अंदर मिट्टी मिली हुई होती है, और फ्लड्स जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो मिट्टी भी साथ ही लेके जाते हैं, तो वो एलुवियल सॉइल वो हो जाएगी। ग्लेशियल है, ऑब्वियसली समझ आती है कि जब दो ग्लेशियर्स हैं या जिस तरह से भी ऑइस की वजह से जब वो जब एक रॉक के ऊपर अगर वो बनती है या टूटती है, तो उससे भी सॉइल के ऊपर हमारे पास होती है, उसकी डेपोजिशन हो सकती है, तो ग्लेशियर में आए।
और एंड में सिंपल एयर के थ्रू है कि कोई भी जो वेदर पार्टिकल्स हैं वो जो ट्रांसफर हुए हैं या किसी और जगह पे पहुंचे हैं, उनकी वजह से जो सॉइल बनी है वो एओलियन सॉइल होती है। तो ये चार, वैसे इसको आसान है याद करना, नाम इनका केज लफ्ज याद करने में, बाकी आपके जहन में बैठ जाता है। इसमें से अगला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते होते हैं, बाकी उन सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है सॉइल टेक्सचर का, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सॉइल पार्टिकल्स या सॉइल सेपरेट्स की। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये मतलब कि वो सिंपल से क्या कह सकते हैं कि उसके कंपोनेंट्स हैं जो सॉइल को बनाते हैं, जिसके अंदर चार हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला एक क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर सैंड और फिर ग्रेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसकी मैंने वो दे दी है तक, मतलब पिक्चर में इनके जो है हमने जो इसके कह सकते हैं कि किसने ये साइज के होते हैं वो सारा इस पिक्चर के अंदर ही कर दिया, उसको लिखा नहीं है मैंने। अब उसके अंदर जो इंटरनेशनल है हमने सिर्फ उसको फोकस करना है, जो यूएसडीए का है, यूनिफाइड का है, एस्टो का है, इसको हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो इंटरनेशनल है तकरीबन यही हमारी बुक्स में भी यही होता है। उसके अंदर जो क्ले है वो हमेशा लेस देन 0.002 होती है, मतलब इसका साइज हमेशा लेस देन 0.002 होगा। और 0.002 और 0.02 के दरमियान में सिल्ट होती है। आगे आप देखें 0.02 से 2 के दरमियान जो सैंड है, उसके अंदर फाइन सैंड जो है वो 0.2 तक आती है, फिर उसके बाद 2 तक जो है वो दूसरी सैंड चली जाती है जिसको हम कोरस सैंड कहते हैं। एंड में 2 से बड़े जितने भी हैं वो सारे ग्रेवल में आ जाते हैं, या 20 मिलीमीटर तक ग्रेवल चले जाते हैं, और 20 मिलीमीटर से बड़े जो उनको हम स्टोन्स कहना शुरू कर देते हैं। तो ये इंटरनेशनल इसका जो है एक क्राइटेरिया है इन सबको जो है क्लासिफाई करने का, सॉइल सेपरेट्स को या सॉइल पार्टिकल्स को। और इसके इसके कंपोजिशन से या इनके मिक्सचर से जो सॉइल बनती है या जिस तरह की वो सॉइल होती है उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं, इन डिफरेंट साइज के इसके पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से। तो वो भी आगे डिस्कस किया। इसको आसान से याद करने का तरीका ये है कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि एक 0.002 है, फिर उसके बाद 0.02 है, फिर यहाँ दरमियान में जहाँ पे ये फाइन और कोरस सैंड के दरमियान में एक लाइन है, वहाँ पे लेबल नहीं हुआ, वहाँ पे 0.2 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, मतलब एक इसका सॉरी बीच में कनेक्शन का इशू आ रहा है। इसमें ये मैं आपसे कह रहा था कि इसको याद करने का, वापस पिछली पिक्चर पे वापस जाएं जरा, यहाँ पे इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल में आप देखें जो 0.002 वैल्यू है, फिर 0.02 वैल्यू है, फिर 2 है, फिर 20। इसमें आप अगर आप फोकस करें तो 0.002 के बाद 0.02 आया, मतलब एक जीरो कम हुआ है। फिर बीच में जो गैप है 0.02 और 2 के दरमियान, वहां पे भी एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन पे 0.2 आता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर आगे 2 आता है, तो मतलब एक एक जीरो कम होता जा रहा है पॉइंट के बाद। तो अगर आप क्ले, सिल्ट, सैंड यूं याद करें तो उसके बाद एक एक जीरो कम करते जाए तो वो आगे खुद ही हो जाएगा, पेपर में याद करने में आसानी रहेगी। तो यही अक्सर सवाल आते हैं कि जो कोरस सैंड है उसका कितना एक मतलब होता है कि वो कहाँ से होती है। कोरस सैंड जो 0.2 से 2.0 तक चली जाती है, और जो फाइन सैंड है वो 0.02 से 0.2 तक आ जाती है। तो इस तरह से सवाल वो पूछ सकता है। उसके बाद आगे जो टेक्सचर की बात हो रही है, अब सॉइल टेक्सचर पे आते हैं, जो इनकी कंपोजिशन से कि डिफरेंट पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ मतलब कि ये डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट परसेंटेजेस में एक दूसरे से जब कंबाइन करते हैं तो सॉइल किस तरह की फॉर्म होती है, तो उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो साथ इधर भी मैंने उसके वैसे दे दिया है, जो डायग्राम में दे दिया गया है, कि अगर वैसे मैंने नीचे क्लासिफाई भी कर दिया है कि अगर सैंडी सॉइल है तो 70% जो है सैंड होनी चाहिए, सैंड पार्टिकल्स होने चाहिए, 50% क्ले होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, पड़ा सिल्ट हो या जो भी है। उसके अलावा क्लेई सॉइल है उसके लिए लाजमी है कि नॉट लेस देन 35% क्ले हो। और ये वैसे नीचे अगर आप करें बाबा साहब जरा इस पिक्चर को, उसके अलावा सिल्टी सॉइल है कि एटलीस्ट अबाउट 80% सिल्ट होना चाहिए, और 20% या और लेस क्ले होना चाहिए। और एंड में लोमी सॉइल है कि उसके अंदर मैंने वो लोमी सॉइल को इसलिए लेबल किया कि ऊपर जो है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वो चार्ट में दिया हुआ है कि उसके अंदर 40% सिल्ट होना चाहिए, 20% जो है हमारे पास इस साइड से क्ले होना चाहिए, और 40% सैंड होना चाहिए। ये जो रेड लाइन बनी हुई है बीच में, ये डिपिक्ट कर रही है उनके डिफरेंट पार्टिकल्स के साइज को, कि उस साइड से उन्होंने 40% लिया है सिल्ट को, नीचे से सैंड को भी 40 लिया है, और साइड से क्ले को 20% लिया। तो यानी 20% क्ले हो, 40% सिल्ट हो और 40% सैंड हो, तो जो आपके पास मटेरियल बनेगा उसको हम लोम कहेंगे, यानी उस टेक्सचर की सॉइल को लोमी सॉइल कहेंगे। तो ये इधर वैसे ही यहाँ पे इस चार्ट के अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो लोम की कंपोजिशन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि क्लोई सॉइल में कितने परसेंट से लेस क्ले ना हो, तो लेस देन 35% ना हो।
तो इस तरह से वो पूछ सकता है क्वेश्चन। लेकिन इसमें से सॉइल टेक्सचर के ऊपर जो है वो सॉरी सॉइल सेपरेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके आपको जो है वो याद होना चाहिए कि कितने मिलीमीटर का जो है सिल्ट है, कितने मिलीमीटर का ग्रेवल है, कितने उसका सैंड और क्ले है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसकी सॉइल टेक्सचर की? ऑब्वियसली सॉइल टेक्सचर ये हमने भी बहुत दफा पढ़ा हुआ है, आप सबने भी पढ़ा हुआ है कि सॉइल टेक्सचर इंपॉर्टेंस इसमें है कि इस पे डिपेंड करता है सारा के सारा जो प्लांट्स की ग्रोथ है। अगर उसकी मतलब क्योंकि सॉइल टेक्सचर ये डिपिक्ट करता है, ये हमें ये बताता है कि क्या कितनी सॉइल पोरस हो सकती है और इसकी कॉम्पोजिशन किस तरह की हुई है। तो अगर सैंडी सॉइल है तो आपको पता है वो ज्यादा पोरस होती है, उसके अंदर आप पानी को जैसे ही रखते हैं वो सारे के सारा नीचे बह जाता है। क्लेई सॉइल होती है, उसका जो पोरस सिस्टम मतलब उसके पोर्स हैं वो कम होते हैं, उसके अंदर पानी हमेशा वो वाटर लॉग स्टेट में आ जाता है। तो हमें जो सॉइल चाहिए होती है आमतौर पे लोम ही चाहिए होती है। तो उसके अलावा बात उसके अंदर बाकी इंपॉर्टेंस ये है कि रिलेटिव रेजिस्टेंस टू रूट पेनिट्रेशन, वही बात है, अगर ज्यादा पोरस सॉइल है ऑब्वियसली रूट्स को पेनिट्रेट करने में आसानी होगी, पर फिर ये है कि वो ज्यादा जो टॉल ट्रीज होते हैं वो वहाँ पे खड़ नहीं सकते क्योंकि वो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जिसके ऊपर वो अपने आप की रूट्स को जो एंकर कर सकें। उसके अलावा जो क्लेई सॉइल है उनके अंदर रूट्स को पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर भी उसी तरह से, क्ले ज्यादा है, स्मॉल पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली पानी जो है ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही वाटर लॉग स्टेट में खड़ा रहेगा। पोर्स ज्यादा हैं तो सैंडी सॉइल में पोर्स ज्यादा होते हैं तो वाटर जल्दी नीचे चला जाएगा, प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके अलावा रेट ऑफ वाटर मूवमेंट भी उसी तरह से कि पानी किस डिपेंड करता है पोरस सॉइल कितनी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक टन कभी कभार पूछ ली जाती है कि ये एबिलिटी है कि सर्टेन सॉइल टेक्सचर की सॉइल की कि वो किस तरह से जो है पानी को नीचे जाने से रोक सकती है। तो जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है वो मतलब बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली नुकसानदेह है क्योंकि वो फिर ज्यादा पानी को नीचे नहीं जाने देगी तो वाटर लेक स्टेट आ जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा पानी जाने देती है तो फिर वो सॉइल जो उसकी वो मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि उस पर कुछ चीज ग्रो कर सके। उसके अलावा फर्टिलिटी भी इसी पे डिपेंड करती है कि न्यूट्रिएंट क्योंकि पानी के अंदर हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में ही प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो अगर तो सॉइल के अंदर पानी खड़ता ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ लीच आउट कर जाएगा। ज्यादा देर तक खड़ता है पानी तो फिर हमारे सॉइल टेक्सचर इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है पड़ी इस 5-6 चीजों की वजह से या 5-6 रीजंस की वजह से। उसके अलावा जो हमने बाकी इसमें से डिस्कस करने वाली बात है जो एमसीक्यू के हिसाब से है वो वही है जो आपको बता दिए कि सॉइल सेपरेट्स का साइज कितना हो गया, सॉइल के टेक्सचर के अंदर जो है वो डिफरेंट परसेंटेजेस कितनी होती हैं डिफरेंट पार्टिकल्स की। और ये वेदरिंग में मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि आप इसको फोकस कर लें जो क्लोवियल सॉइल्स हैं या लुवियल सॉइल्स क्या होती हैं, ग्लेशियल एओलियन। तो इसके बाद हमारे पास जो सॉइल का फैक्टर है या जो सॉइल का एबायोटिक फैक्टर है वो इसमें इस इकोलॉजी से फिलहाल एंड है। इसमें मतलब डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है, वैसे बुक में तो काफी सारा और दिया हुआ है लेकिन वो ये है कि वो पेपर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइट और टेम्परेचर का है फिर हमारे पास कि ये किस तरह से एक इकोलॉजिकल फैक्टर है पड़े या एनवायरमेंटल फैक्टर है ग्रोथ में। तो लाइट का पहले हमारे पास ये है कि हमें ये तो पता है कि ये एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज ए वेव भी करती है, पर वो फिजिक्स की बात है उसको हम रहने देते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम पूछ लिया जाता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम कितना है लाइट का, 400 टू 700 नैनोमीटर है, कुछ किताब में डिफरेंट भी मिलेगा, 350 टू 650 मिलेगा, 350 टू 680 भी मिलेगा। तो इसका आसान हल ये है कि आप अगर सर्च कर रहे हैं तो साथ एमसीक्यू की कोई वेबसाइट खोल के देख लें जिसमें ज्यादातर जो ज्यादा ऑप्शन पे दिया हुआ हो कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है तो वो ऑप्शन उसको एक्सेप्टेबल मान लें। वैसे 400 टू 700 ये एवरेज पे दिया जाता है। उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, तो यहाँ पे उसका चार्ट दिया हुआ है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का लाइट का, नीचे दिया हुआ है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का जो चार्ट है उसमें दिखाया हुआ है, इसे नीचे करें। ब्लू पे मैक्सिमम होती है और दूसरी साइड पे रेड पे मैक्सिमम होती है। एक हमारे पास पीक जा रही है 450 के अराउंड अबाउट और एक जा रही है 680 के अराउंड अबाउट। बाकी उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स की भी जो है वो पीक है थोड़ी अलग से। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ प्लांट इज वो यहाँ पे शो की हुई है। उसके अलावा इसके अलावा हमने प्लांट्स को आगे डिवाइड किया हुआ है लाइट्स की एबिलिटी के ऊपर ग्रो करने की, जो उसकी एबिलिटी है कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं। तो सर अगली स्लाइड पे चलें जरा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। मैंने
शो कर दी है अगली स्लाइड। जो मेरे पास नहीं हो रही वैसे। एक मिनट मैं स्टॉप करके फिर करता हूँ। जी सर। अच्छा आगे हमारे पास प्लांट्स को मैं कह रहा हूँ कि हमने डिवाइड किया हुआ ऑलमोस्ट 2 क्लासेस के ऊपर जो लाइट की इंटेंसिटी पे ग्रो करते हैं, डिफरेंट उनकी मतलब के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक को हम हीलियोफाइट्स कहते हैं और एक को हम शियोफाइट्स कहते हैं। तो हीलियोफाइट्स आपको ही पता है, पिछले पेपर में भी आया था कि प्लांट्स जो ज्यादा सनलाइट में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो हीलियोफाइट्स हैं। और हीलियोफाइट्स में हमेशा ये कैनोपी बनाते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट के ऊपर जो सबसे अपर लेयर होती है उसकी फॉर्मेशन यही हीलियोफाइट्स ही करते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो है वो शियोफाइट्स होते हैं जो हमेशा शेड लविंग प्लांट्स हैं जो कम इंटेंसिटी की लाइट्स पे जो है ग्रो करते हैं। और ये हमेशा सब डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम या फॉरेस्ट बायोम में, कि मतलब कि ये जो हीलियोफाइट्स हैं वो हमेशा ऊपर रहते हैं और जो शियोफाइट्स हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं। अ, बाकी सबके पास स्लाइड आगे चल रही है या ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पे रुकी हुई है स्लाइड सबकी? नहीं सर, मूव कर रही है। अच्छा यस मेरे सर, पास मूव नहीं कर कर रही से। नहीं करी सर मूव। चल सर चलें इसको मेरे पास तो एक ही स्लाइड रुकी हुई है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पे। अच्छा मैं स्टॉप करके फिर कर देता हूँ। असल में यहाँ से तो कोई इशू नहीं आ रहा। अमजद साहब अब शो हो रही है आपको? अब टेम्परेचर चले वाले मुझे नहीं हो रही लेकिन बाकी सबको हो रही है, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है दूसरी जगह है बड़ा। नहीं हो रही सर, मूव नहीं हो रही आगे सर, वही रुकी हुई है। अच्छा, बस ये जिनके पास ये इशू आ रहा है ना तो वो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। होपफुली वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और सर आप लीव ना अभी कीजिए। आप स्लाइड अब तो हाँ मूव कर चुकी है, स्लाइड अब मूव कर गई है। जी। अच्छा ठीक हो गया। अब हीलियोफाइट्स और शियोफाइट्स आ गए। ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको हीलियोफाइट्स के बता दिया, ऑब्वियसली जो ज्यादा सनलाइट में ग्रो करते हैं और कैनोपी बनाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब कि टॉप लेयर इन्हीं की लीव्स की होती है, ब्रांचेस यही कवर करती हैं। और नीचे उनके शियोफाइट्स होते हैं जो शेड में रह सकते हैं या शेड लविंग प्लांट्स हैं। तो उनको हम आमतौर पर ये हर्ब्स होती हैं, ये लार्ज ट्रीज नहीं होते और ये अंडर स्टोरी बनाती हैं, ये सब डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं। तो ये हीलियोफाइट्स शियोफाइट्स की दो मतलब क्लासेस हैं हमारे पास जो हम लाइट की उसको करते हैं कि प्लांट्स को जो इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है कि टेम्परेचर किस तरह से एक इकोलॉजिकल फैक्टर है। तो टेम्परेचर भी जो है वो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, ज़्यादा लो टेम्परेचर, तो हमें पता है कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स की जो डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके अंदर खास तौर पे एंजाइम्स का जो है वो इश्यू आ जाता है कि एंजाइम्स या तो वो डीनेचर हो जाते हैं या उनकी जो फंक्शनिंग रुक जाती है। तो अब लो टेम्परेचर में क्या होता है प्लांट्स के साथ कि वो दे कॉज कोल्ड इंजरीज। आपको पता है कि ये हमने भी पढ़ा है कि वो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं सेल्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए तो उनके पास वो इतने मतलब कि कुछ उनकी तो एडॉप्टेशंस होती हैं प्लांट्स की कि वो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली जिन प्लांट्स की एडॉप्टेशन नहीं है तो उनके आइस क्रिस्टल उनको किल कर सकते हैं उनके सेल्स को। उसके अलावा हाई टेम्परेचर में भी ये होता है कि हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं जो अडॉप्टेड प्लांट्स हैं उनके पास कि वो उस मैकेनिज्म को मतलब कि प्रिवेंट कर सकेंगे जहाँ पे उनकी स्टेज डेथ की तरफ चली जाए। लेकिन ये है कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन, ट्रांसमिशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सब डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके हिसाब से प्लांट जैसे ऊपर लाइट की क्लासिफिकेशन की गई प्लांट्स की लाइट के बेसिस पे, उसी तरह से टेम्परेचर की बेसिस पे भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। उसको रॉन केयर ने की है, मतलब साइंटिस्ट का नाम है, इसने 4 क्लासेस में डिवाइड किया, मेगाथर्म्स में, मेसोथर्म्स में, माइक्रोथर्म्स में और हेकिस्टोथर्म्स में। मेगाथर्म्स नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली जो ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरिंग प्लांट्स हैं जो कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। इसके अंदर सारे वो प्लांट्स आते हैं जो कल आपने इकोलॉजी में पढ़ा तो जो ट्रॉपिकल एरियाज के करीब होते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज हमेशा गर्म होते हैं तो वहां पे ये सारे मेगाथर्म्स मिलेंगे आपको। और मीजोथर्म्स वो होते हैं जो ना ज्यादा गर्म में इलाकों में मिलेंगे ना ज्यादा ठंडे इलाकों में, मतलब कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं कि ये इनका टेम्परेचर अल्टरनेट करता है, एक समर इनका आता है सीजन आता है फिर इनका एक विंटर सीजन होता है। तो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट टेम्परेट रीजन के करीब ही होते हैं, सब ट्रॉपिक्स पे ज्यादा बेहतर है।
तो वहाँ पे जो है ये इस तरह का टेम्परेचर मिलेगा मेसोथर्म्स का। फिर माइक्रोथर्म्स हैं, वो वाले प्लांट्स जो बहुत लो टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव करते हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह से होती है, वो अडॉप्टेड होते हैं इस टेम्परेचर पे रहने के लिए, तो उनको हम माइक्रोथर्म्स कहते हैं। ये आप टेम्परेट एरियाज में चले जाएं, मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता पोल्स के करीब जाना शुरू हो जाते हैं तो माइक्रोथर्म्स मिलेंगे। और बिल्कुल जब आप आर्कटिक और अल्पाइन रीजन में पहुंच जाते हैं जो कि पोल्स के बिल्कुल ही करीब है, तो वहाँ पे जो बहुत लो टेम्परेचर में ग्रो करने वाले, कोल्डनेस के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, उनको हम हेकिस्टोथर्म्स कहते हैं। तो इसको वैसे कंफ्यूज आप उसके साथ ना कीजिएगा, वो जो हमारे पास मीसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वो हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफिकेशंस। मीसोफाइट्स ये सब हैबिटेट की क्लासिफिकेशंस है, और ये थर्म्स के हिसाब से ये सारे हमारे पास टेम्परेचर की क्लासिफिकेशंस है। इसमें से ऑब्वियसली कोई भी पूछ सकता है आपसे, हेकिस्टोथर्म जो है वो ज्यादा एक अलग सी टर्म में हो सकता है, ये पेपर में आ जाए, जिस तरह पिछली बार हीलियोफाइट्स आई थी, वो लाइट की बेसिस पे थी, तो ये आ सकती हैं साथ कि इनकी टेम्परेचर की वेरिएशंस के हिसाब से जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। बाकी आगे इसके अंदर छोटा मोटा लिख दिया कि टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर जो है वो क्या, मतलब कि उसके इकोलॉजिकल फैक्टर तो है, साथ फिजियोलॉजिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो ये है कि हाई टेम्परेचर जो है वो इट कैन कॉज मोर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जो एयर होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, और हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को खत्म कर देता है, और जब ह्यूमिडिटी एयर में खत्म होती है तो ट्रांसपिरेशन नीचे से ऊपर आने की कोशिश करती है। तो उसके अलावा फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली उसका भी एक टेम्परेचर है कि उसके बाद स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ जाता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई हो तो फोटोसिंथेसिस रुक सकती है। वो कुछ प्लांट्स में 40 पे रुक जाती है, कुछ पे 50 पे रुक जाती है। और फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड है कि ये हम उधर भी पढ़ेंगे, वैसे आपने पढ़ा होगा, जिसको हम वर्नलाइजेशन आई थिंक, शायद यही, हाँ वर्नलाइजेशन है, कि जब एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है तब कुछ सीड ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर में, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स हर एक सीड जर्मिनेशन की, हर एक चीज की, फ्लावरिंग की भी होती है कुछ हद तक उससे टेम्परेचर से लेना। तो ये इनके कुछ एक मतलब के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो टेम्परेचर और ये लाइट वगैरह कॉज करते हैं। उसके अलावा विंड हमारे पास एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर, उसके अंदर ये है कि इसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लेकिन ये है कि पेपर में इससे सिर्फ एक चीज ही आ सकती है, वो विंड ब्रिक्स का है, वो आगे मेंशन कर दिया वैसे मैंने। तो विंड के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं प्लांट्स के ऊपर। एक तो बात है कि ये पहली बात है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, कि मतलब चलती हुई हवा जो है वो विंड कहलाती है। उसके अलावा ये कूलिंग कर सकता है ऑब्वियसली, कि जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर वो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अगर एयर ना चले तो वो ज्यादा टेम्परेचर वहीं पे खड़ा रहेगा। एयर चलती है तो उसके ऊपर से कुछ कूलिंग हो जाती है, वो इवेपोरेशन कॉज करती है। डेसिकेशन ये है कि अगर मतलब कि बहुत ज्यादा एयर है तो ऑब्वियसली वो फिर इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा कॉज करती है। तो इवेपोरेशन कॉज होने से ये प्लांट जो है ड्राई हो सकते हैं, डेसिकेशन कॉज कर सकते हैं एयर जो है। तो ये एक मतलब कि फिनोमेनन है कि ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है एयर कुछ हद तक। लेकिन ये कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं प्लांट की जो इन्होंने, जिसको हम कुशन प्लांट्स कहते हैं, वो इस जो एरी एरियाज होते हैं या जहाँ पे विंड बहुत तेज ब्लो करती है, उस विंड को उससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली है, या अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया कि एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडीज बना ली है, या फिर वो फ्लैट हो गई है पूरी की पूरी, कुशन टाइप, जैसे तकिया कुशन को कहते हैं, या छोटे छोटे जो कुशन होता है आपके पास। तो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने बॉडी बना ली कि एयर गुजरे भी सही तो उसके ऊपर से बह के गुजर जाए। तो नीचे दिया हुआ जी इस तरह से उनकी शेप होती है कुशन प्लांट्स की, कि वो दिखने में इस तरह से होते हैं बिल्कुल। तो ये डेसिकेशन से इस तरह से प्रिवेंट करते हैं। ड्वार्फिंग है कि ड्वार्फिंग यूं होती है कि अगर जब एयर चलती है या विंड बहुत स्ट्रांग है, तो प्लांट्स आमतौर पे उस विंड से बचने के लिए अपने सेल्स के ऊपर, मतलब कि ग्रोथ यूं बजाय इसके कि लेंथ में ग्रो करें, वो उसकी थिकनेस को ग्रो कर देते हैं। कि मतलब कि एयर जो है बार बार उन्हें नीचे पुश कर रही होती है, उन्हें उन्हें उन सेल्स को बार बार ग्रो करना होता है जो उस एयर की रेजिस्टेंस को, मतलब कि एयर को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो वो इंक्रीज करने वजह लेंथ के साइज में वो शायद थिकनेस में इंक्रीज कर जाए, लेकिन ये कि उनका साइज जो है वो छोटा रह जाता है, तो वो डॉर्फिंग कॉज कर सकती है एक एयर। डिफॉर्मेशन कॉज कर सकती है, अगर जब सीडलिंग स्टेज में थे, जब बहुत स्मॉल या यंग स्टेज पे थे प्लांट्स, एयर की वजह से जो उनकी जो स्टेम ब्रेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या स्टेम जो टेढ़ी हो सकती है, डिफॉर्मेशन हो सकती है। बाकी एंड में ये लॉजिंग है कि प्लांट जो है, अगर ये अक्सर आपने फसलें भी देखी होंगी, जब तेज हवा चलती है तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती हैं, तो बिल्कुल फ्लैटन आउट हो जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको हम कहते हैं लॉजिंग। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आमतौर पे ये फार्मर्स क्या करते हैं कि पूरी के पूरी साइड्स पे जो है, जिस तरह से नीचे पिक्चर में शो कर रहे हैं, अगले अगले पेज पे इसकी पिक्चर है पड़ी, कि जो उनकी पूरा फार्म होता है उसके ऊपर उन्होंने साइड्स पे जो है
स्पीशीज प्लांट की कुछ ऐसी उगाई भी होती हैं जो मतलब के साइज में बड़ी होती हैं और वो विंड के प्रेशर को या उसको रेजिस्ट कर सकती हैं, जो उसका एक तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है विंड की। तो इससे ये होता है कि जो उनकी सेंटर में या उनकी जो लगी हुई होती है फसल वो तबाह नहीं होती और विंड ब्रेक्स जो है उसका ये प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये प्लांट्स ही होते हैं जो कि एक तरह से हेल्प करते हैं उसको बाकी स्पीशीज की जो मतलब कि फार्मर के लिए मोर प्रोडक्टिव है उसको बचाने के लिए जो विंड ब्रेक्स हम बनाते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनीमोफिली क्या होती है। एनीमोफिली जो है वो डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स है बाय द हेल्प ऑफ विंड या एयर, तो वो एनीमोफिली में आ जाता है। उसके अलावा अगर एनीमोकोरी पूछते तो ऑब्वियसली वो पोलन्स के अलावा जो सीड्स और फ्रूट का डिस्पर्सल है थ्रू विंड, उसको हम एनीमोकोरी कह देते हैं। विंड ब्रेक्स का ऊपर हो चुका है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल जो हमारे पास इश्यूज हैं उसके ऊपर हल्की सी बात कर लें। इकोलॉजी में एक हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके अंदर हमने अक्सर पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं ये हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं जिसमें CO2, N2O या ओजोन वगैरह, मीथेन वगैरह, ये सब गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये इसको कॉज करती हैं। तो अब उसमें अक्सर ये होता है कि लोग एक दफा एक बंदे से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पूछा था कि इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते क्यों है। तो इसको हम सिंपल इसे से कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस होता है मतलब कि ऐसा कोई भी एक हाउस वगैरह या कमरा वगैरह जिसको आप ग्लास से कवर कर दें और उसके अंदर ग्रीन प्लांट्स उगा लें, तो उसमें ये होता है कि जब लाइट पेनिट्रेट करती है तो प्लांट्स कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो उसको एस्केप नहीं कर सकती, वो उसी जगह अकोमोडेट हो जाती है उसी ग्लास रूम के अंदर। तो उस वजह से जो है वो उस जो लाइट की उसकी कंपोज मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो वो कमरा हीट अप हो जाता है। तो इसी बिल्कुल इस तरह से फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज का इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इटसेल्फ जो है वो कोई हमारे नुकसानदेह नहीं है बल्कि बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो मतलब कि गैसेज हीट को ट्रैप ना करें तो हम सारे प्लूटो या नेपच्यून बने फिर रहे हो, मतलब कि आइस आइस की हमारी पूरी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई पड़ी हो या आइस एज आई पड़ी हो। तो और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है फिर हम वीनस या मरकरी बने फिर रहे होंगे। तो इस तरह से जो है वो मतलब कि टेम्परेचर हाई होना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इटसेल्फ जो है हमारे लिए यूजफुल है। बट अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सारे H2 और NO2 और ये ओजोन की जो वेपर्स हैं या ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अगर ये लोअर सरफेस की तरह साइड पे मतलब ट्रोपोस्फेयर वाली साइड पे और स्ट्रेटोस्फेयर की साइड पे जो है ज्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो टेम्परेचर जिस तरह से ग्लासेस में होता है कि रेज जो है रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा सकती, तो इसी तरह से जो है रेज हमारे पास रिफ्लेक्ट होके एस्केप नहीं कर पाती इन गैसेस की वजह से, क्योंकि गैसेस अब्जॉर्ब करती हैं। और टेम्परेचर जो है वो अर्थ लेवल पे या जो हमारे पास सॉइल लेवल है या जो भी कह सकते हैं लैंड लेवल पे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके अंदर मेन गैसेस का आपको पिछली बार याद हो कि उन्होंने पूछा था बायो के पेपर में कि उन्होंने एग्जांपल्स दी थी कि इसमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एक तो उसने वो नाइट्रोजन की दी थी, ये N2O की, एक ओजोन की दी थी, एक बोथ की दी थी और एक नन की दी थी। तो अक्सर लोगों ने N2O को लगा के बाकी छोड़ दिया था। तो ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस ही होती है, ये भी अब्जॉर्ब करती है मतलब कि हीट की वेव्स को। तो ये इसको यहाँ पे इसके अंदर मैंने एग्जांपल्स दे दिए जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सारे इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब नीचे उसको मैंने उसको वेरीफाई मतलब कि वो जो पिक्चर से शो कर दिया कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ह्यूमन एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो ये है कि नेचुरली तो जो है सोलर रेडिएशंस आती हैं, रीडायरेक्ट होती हैं और वापस चली जाती हैं, मतलब स्पेस में एस्केप कर जाती हैं हीट। और जो एनहांस है उसमें ये होता है कि अब CO2 की कंसंट्रेशन और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो लोअर लेवल पे भी ज्यादा हो गई हैं, ऊपर तो थी निचले लेवल पे भी ज्यादा हो गई हैं। इस वजह से वो जो रीडायरेक्टेड हीट है वो ऊपर जाके अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है नीचे भी अर्थ जो है वार्म अप होना शुरू होती है। तो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, पूछते हैं कि ये कितने % इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर जो है। तो बाय 2050 जो है ऑलमोस्ट ये प्रिडिक्टेड है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इतना जाएगा, और इसको यहाँ पे रोकने की भी ख्वाहिश है कि इससे ज्यादा ना जाने दिया जाए। अभी तक जो है हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंक्रीज हो चुका है। ये IPCC जो इंटरनेशनल इनका है क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस का,
मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिडिक्शन, मतलब ये उनका सॉरी स्टैटिस्टिक्स है, प्रिडिक्शन नहीं है। और उसके अलावा ये है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेज थी उससे लेके अब तक कार्बन की उसमें कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हो चुका है। तो इंडस्ट्रियल स्टेज हमें मतलब कि जो हमारे पास थी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ऑलमोस्ट 1800 सेंचुरीज की थी। तो उस टाइम जो हमारे पास कार्बन की कंसंट्रेशन थी वो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 280 पार्ट्स पर मिलियन थी। अब वो 410 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। तो ये ऑलमोस्ट अबाउट 46% इंक्रीज है उसकी कंसंट्रेशन में। और इसकी वजह से जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इतना और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? पहला तो इफेक्ट हमारे पास ये है कि जो एयर है वो ज्यादा डर्टी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एयर के अंदर ये सारे, जैसे हमें पता है कि स्मॉग अब बनना शुरू हो गई है, ये आज से पहले नहीं होता था जब ये व्हीकल वगैरह नहीं होती। तो वो एक तरह से हमारे लिए एयर का जो एक पोल्यूशन थी वो वर्स हो चुकी है। तो दूसरी हमारे पास वजह ये है कि मतलब ये दूसरा जो इसका इफेक्ट हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ या कोई भी एक्सटिंक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह हमें पता है क्योंकि ये जो भी ये ग्लोबल वार्मिंग है ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में भी इसका एक तरह से इम्पैक्ट होता है। कि ये मतलब कि क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीशीज वहाँ पे ग्रो कर सकें। जब वो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ जो वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनका हैबिटेट उस तरह से नहीं रह गया। ओशंस एसिडिक हो जाएंगे। जब CO2 की कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होगी तो वो वाटर के साथ कंबाइन करता है। तो वाटर के साथ CO2 कंबाइन करता हमें पता है वो कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। या N2O कंबाइन करेगा तो वो और तरह से वो दूसरा एसिड कंबाइन मतलब बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो एसिडिक हमारे ओशंस होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है वो भी डेड होना शुरू हो जाएगी। बाकी हाई सी लेवल्स हैं क्योंकि हमारे पास अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उधर से जो हमारे पास पोलर आइस कैप्स हैं एंटार्क्टिक और आर्कटिक की साइड पे वो सब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेल्ट होने की वजह से ये है कि फ्लडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। और उसके बाद सी लेवल राइज करेगा तो ऑब्वियसली जो एरियाज सी लेवल के ऊपर हैं या सी लेवल के बिल्कुल करीब हैं तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर फ्लडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे या उनके पानी के नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और बांग्लादेश में ये इशू चल रहा है कि उनका वाटर लेवल बहुत ज्यादा राइज करता जा रहा है और वो इस मसले में काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। उसके अलावा इसके CO2 के या इफेक्ट ऑफ इंक्रीज CO2 ऑन प्लांट्स क्या होते हैं? आमतौर पे जब हम CO2 के मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज इफेक्ट की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होंगे। तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत इसमें मतलब कि डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों की कि प्लांट्स जो है वो सबको पता है कि CO2 रिक्वायर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बायोमास को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो वाटर को जो है वो कम मतलब कि इवेपोरेट करेंगे, अपने अंदर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे क्योंकि उन्हें CO2 के साथ H2O के साथ रिएक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं। तो बार बार उसको वाटर को भी यूटिलाइज करेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो है वो ह्यूमिडिटी को भी नहीं आने देंगे। तो एक तरह से तो ये थ्योरी है कि इनका साइज इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी कहते हैं कि अगर जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पहले ही वाटर की कमी है, अगर वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो उनको वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा क्योंकि अब ग्राउंड वाटर ही जीरो हो चुका है। तो ये मतलब कि डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि या तो वो ग्रोथ भी ज्यादा कुछ एरियाज में शो करेंगे, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे उनकी ग्रोथ कम होगी और डेड भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट उसके मतलब कि इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि किस एरिया पे हो रहा है। उसके बाद वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, ये दो हमारे पास मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से आज तक पेपर में कभी कुछ आया नहीं। एक दफा आया था वो स्कार्प का था, वो आगे दिया हुआ है इसके अंदर। तो वाटर लॉगिंग आपको पता है कि जो टॉप सॉइल है या जो टॉप लेयर है जिसको और ए लेयर कहते हैं हम, अगर उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कि वो मतलब कि बाकी एयर को भी या किसी और मतलब जिस तरह से सब्सटेंसेस है उनको वहां पे नहीं आने दे रहा और बहुत सारा एक्यूमुलेट हुआ है तो हम कहेंगे ऐसी सॉइल वाटर लॉक्ड सॉइल है। तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है कि केनाल वाटर की साइड से जो आपकी केनाल्स जा रही हैं वो उसके अंदर से पानी जो है वो निकल निकल के साथ वाली सॉइल में आ रहा है, उनका हायर लेवल है और बाकी जो साइड पे सॉइल है उसका लेवल लो है तो पानी वहाँ साइड पे ऑब्वियसली आएगा। और फ्लैट स्लोप है, पूरा ड्रेनेज है कि मतलब कि अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। जब बारिश होती है तो पानी बजाय इसके कि साइड पे कहीं जाए वो ऊपर ही खड़ा रहता है और ड्रेनेज भी नहीं है। तो ये आमतौर पे जो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो एरिया ज्यादा फ्लैट है, खासतौर पे बारिशें जब भी होती हैं तो वहाँ पे पानी खड़ जाता है।
उसके अलावा पूर वाटर मैनेजमेंट के जिस तरह से ड्रेनेज के सिस्टम आपने नहीं बनाया, अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो भी है, तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो खड़ेगा और वाटर लॉगिंग होगी। उसके अलावा जो नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं उसमें हैवी रेनफॉल्स भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी साल बारिशें हुई हैं तो ऑब्वियसली वो पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। जब फिल हो जाएंगी नीचे वाली लेयर्स तो टॉप सॉइल पे पानी खड़ना शुरू हो जाएगा, फिर फ्लड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर लॉगिंग के हमारे पास जो थे कुछ कॉजेज थे। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स ये है कि एक तो एनॉक्सिक कंडीशंस मतलब डेवलप हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है रूट्स के लिए। और रूट्स को ऑब्वियसली रेस्पिरेशन तो करनी है, अपनी जो भी एटीपी बनाने होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू बनाते हैं। ग्लूकोज तो चलो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन जाते हैं ऊपर लीव्स में, लेकिन ये कि रूट्स ने तो रेस्पिरेशन करनी है। तो रेस्पिरेशन जब ये नहीं कर सकेंगे या एयर अवेलेबल नहीं होगी, एनारोबिक कंडीशंस होंगी, तो फिर ऑब्वियसली रूट्स का जो है वो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ रूट की नहीं होगी तो प्लांट की नहीं होगी। उस तरह से बाकी जो हमारे पास नाइट्रोजन या फास्फोरस के जो मिनरल्स होते हैं वो भी वाटर के साथ या तो मिल के नीचे मतलब कि वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे जिस तरह से अवेलेबल होने चाहिए सॉइल के अंदर। तो वो भी एक तरह से वाटर लॉग सॉइल के साथ जो है वो लीच आउट हो जाते हैं या फिर वो डिनिट्रिफिकेशन हो जाती है उनकी। उसके अलावा जो टॉप सॉइल होती है उसके मिनरल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या यूं समझ लें कि वो लीच आउट होकर निचली लेयर्स में चले जाते हैं। उसके अलावा ये है कि हार्मफुल गैसेस जब हमें पता है कि एनारोबिक कंडीशन है तो बैक्टीरिया वगैरह ने आना है, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वही सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो H2S प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गैसेस भी वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, वो प्लांट्स के लिए फिर ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद सैलिनिटी का है। सैलिनिटी में ये होता है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है वो सारी सलाइन सॉइल कहलाती हैं। इस कंडीशन को हम सैलिनिटी कहते हैं। और जो प्लांट्स इस तरह की सॉइल्स के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स के अंदर आपको पता है वो मैनग्रोव्स वगैरह और ये वो सारे प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सलाइन सॉइल्स की टाइप्स हैं। उसके अंदर सॉइल की जो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है वो आमतौर पे ये चार्ट पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे कि वैसे वैसे तो इनकी 3 टाइप्स हैं। स्लाइन सॉइल होती है, सोडिक सॉइल और स्लाइन सोडिक सॉइल। तो स्लाइन सॉइल में बाकी मिनरल होते हैं, मतलब बाकी सॉल्ट्स हो सकते हैं, सोडियम जो इतना ज्यादा नहीं होता। सोडिक सॉइल में जो है बाकी मतलब होते हैं, सोडियम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है। और एंड में जो स्लाइन सोडिक सॉइल इसमें जो है वो दोनों बराबर होते हैं। तो बाकी जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है उसी चार्ट के थ्रू होती है। एक आगे दी हुई है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। तो अगर 4 जो दिया हुआ सॉरी इसका 4 मोह पर सेंटीमीटर है, इससे या इससे ज्यादा है तो वो सलाइन सॉइल होती है, इससे कम है तो वो सोडिक सॉइल होती है। इसकी पीएच वैल्यू भी दी हुई है कि ग्रेटर देन 8.5 है तो सलाइन सॉइल है, अगर 8.5 और 10 के दरमियान है तो वो सोडिक सॉइल होगी। तो इस तरह से जो है वो मतलब कि ये सारी की सारी इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये पेपर में जिसमें से नहीं आने वाली। ये मुश्किल है इसका, ये मतलब कि डिटेल में ज्यादा जाना पड़ता है। जो इसमें से आने वाला है वो ऊपर आपके पास हेलोफाइट्स क्या आ सकता है, एग्जांपल पूछ सकते हैं हेलोफाइट्स के। आप उसमें से मैंग्रोव्स की एग्जांपल देख लें या जो भी हमारे पास होते हैं वो प्लांट के जंतर है वो इसको क्या कहते हैं, सस्पेनिया सस्पेन कहते हैं। इस तरह के प्लांट्स जो हैं ये होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह के जो है वो स्पीशीज के नाम 2-4 के याद कर लें। ऊपर से जो हमारे पास वाटर लॉगिंग के अंदर सर्वाइव करने वाली सॉइल मतलब प्लांट्स हैं उसके भी 2-4 के नाम देख लें। और वाटर लॉगिंग के जो है मतलब कि इसका और मेरे ख्याल से कुछ नहीं पूछेंगे। अब तीसरा या इसके बाद हमारे पास जो इसकी सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो बना था, एक प्रोजेक्ट बनाया था 1997 में, उसको हम स्कार्प कहते हैं। इसको सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसका जो पूरा मतलब जब एब्रीविएशन खोला जाता है तो 1997 में स्टार्ट हुआ था, भावलपुर डिवीजन से स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर ट्यूबवेल्स बनाए गए थे, या इसके अंदर जो है मतलब कि ये किया गया था कि दूसरी जगह जो सलाइन सॉइल है उसके ऊपर जो है मतलब कि उसको पानी उसका मतलब फेंका जाए ताकि उसके जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होके वो लीच आउट होके पानी नीचे चला जाएगा, सॉल्ट को भी साथ ले जाएगा। या यूं भी था कि ये जिस जगह पे वाटर ज्यादा था, जो वाटर लॉक्ड सॉइल थी, उसको भी वहां पे भी ट्यूबवेल लगा दिए जाए तो उस जगह से हम पानी को निकाल के कहीं और भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो हम उस वाटर लॉक सॉइल को भी बचा सकते हैं और सैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एक ही अपनी टेक्निक से दो चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि ट्यूबवेल उस जगह लगा दें जहाँ वाटर लॉक सॉइल है, और उस पानी को जो है हम उसी जगह भेज दें जहाँ सलाइन सॉइल है। तो इस तरह से जो दोनों चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ये स्कार्प में हमारे पास मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1997 में। इतना एफिशिएंट नहीं था, इसकी कोई ज्यादा मतलब कि यूटिलिटी नहीं थी, बस ये कुछ हद तक ही चला था, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया था। इसके बाद आखिरी हमारे पास वैसे तो 3 साइकिल है हमारे पास इकोलॉजी में जो पेपर में आते होते हैं या जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, एक फास्फोरस साइकिल है, एक सल्फर साइकिल है। ये 3 साइकिल अक्सर आप पूछे जाते हैं।
लेकिन ये है कि जो हमने जहाँ पे फोकस करना है वो नाइट्रोजन साइकिल पे ही करना है। इसी में से सवाल आते हैं फॉस्फोरस और उसमें से ज्यादा देने आते देखा मैंने। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास पहली स्टेजेस हैं सारी, कि पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑब्वियसली वो फिक्स होनी है या उसको फिक्स करना है बैक्टीरियाज ने, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसका पहला प्रोसेस है, जिसके अंदर जो फ्री नाइट्रोजन एयर की एटमॉस्फेयर की है उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं एक तरह से अमोनिया या ये सॉरी इसके दूसरे आयंस के अंदर। उसके अलावा नाइट्रिफिकेशन है कि वो जो ऊपर उन्होंने NH3 में कन्वर्ट किया या NH4 में कन्वर्ट किया उसको NO3 के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो NO3 जो है वो नाइट्रेट की फॉर्म है। नाइट्रेट वो फॉर्म है जिसके जो प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनके रूट्स जो है इसी आयन को जो है पिक कर सकती है, इस मिनरल फॉर्म में इसको नाइट्रोजन को उठाती है। तो नाइट्रिफिकेशन के बाद ऑब्वियसली एसिमिलेशन आएगा, क्योंकि जब नाइट्रेट्स बन गए हैं तो नाइट्रेट्स को जो है वो पिकअप करना है, उसके बाद वो प्लांट्स ने जो है अपने अंदर एसिमिलेट करना है उसको, फिर वो प्रोटीन्स का पार्ट बना दें, बेशक वो DNA का पार्ट बना दें, वो जो मर्जी पार्ट बना दें। एसिमिलेशन के बाद जो ऑब्वियसली फिर प्लांट की जो है वो मतलब कि ये है कि अमोनिफिकेशन ये उस टाइम है कि अब जब प्लांट जब डेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद वो दोबारा से जो नाइट्रोजन जो एस्केप तो करनी है। तो कुछ बस ये अमोनिफिकेशन अलग पार्ट है इसका, उससे एसिमिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अमोनिफिकेशन ये होती है कि कुछ जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो अलग से एक मतलब पार्ट है। लेकिन ये कि वो अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया वाले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अलग होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अलग है। तो ये अलग से एक प्रोसीजर है। नाइट्रिफिकेशन जो है वो असल चीज़ है जिसको प्लांट को रिक्वायर होती है। उसके बाद एंड में जो है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन है, कि जब डेथ हो जाती है या जैसे भी है, कि कुछ ऐसे भी हमारे पास बैक्टीरिया है जो हमारे पास जो NH3 NH4 बना था उसके बजाय इसके नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, वो दोबारा से उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। या प्लांट्स की डेथ के बाद भी इस तरह से करते हैं कि वो उसको डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। तो NO3 से जो N2 में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो वो दोबारा से उसमें चली जाती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से फिर दोबारा उसी तरह से उसकी फिक्सेशन होती है, फिक्सेशन से वो नाइट्रिफिकेशन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है, फिर दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। तो सारा प्रोसेस इसी तरह से एक साइकिल के अंदर चलता है। इसके आगे अगले पेज पे एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में सिर्फ एग्जांपल्स ही पूछी जाती हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है, और बाकी कौन से बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वाले यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, एनोबीना, ये जो है हमेशा हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया वाले जितने भी हैं, एनोबीना, नॉस्टॉक वगैरह, ये इन्वॉल्व हमेशा से रहे हैं इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, क्योंकि इनके पास आपको पता है वो हेटेरोसिस्ट होता है और वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। उसके अलावा एजोटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, ये स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं। ये जो है जितने भी हैं ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया जिन्होंने NH3 NH4 को NO3 के NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोबैक्टर, ये सारे जितने भी नाइट्रो से स्टार्ट होने वाले जो बैक्टीरिया के नाम है वो सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आ जाते हैं। ये सब नाइट्रो से ही स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट। तो उसी तरह से अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी क्लोस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, और एंड में डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया में अक्सर वो पूछ लेता है, और वो खासतौर पे सूडोमोनास पे ही रहता है कि सूडोमोनास जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो सूडोमोनास बेसिक कुछ जगहों पे अमोनिफाइंग में भी दिया हुआ होगा, लेकिन ये है कि जो ज्यादातर आपको ऑप्शन मिलेगी नेट के ऊपर वो ये होगी कि हमेशा वो उसके अंदर होगी, डीनाइट्रिफिकेशन में होगी। तो इसके अंदर से आपने स्पीशी के नाम याद करने हैं। मेजर स्पीशीज को सूडोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में होते हैं, तो इनके नाम हो गए। उसके अलावा साइकिल में से और किस तरह से वो सवाल बना नहीं सकता। उसके अलावा जो MCQ पूछेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये है कि और इसके कोई बनता नहीं है। बनता होता तो वो इसके मतलब कि वो शॉर्ट में बन जाएगा या इंटरव्यू में बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, लेकिन ये है कि SH MCQ का पार्ट वो मुश्किल बने। तो अब आपके पास इकोलॉजी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि फिजियोलॉजी का भी पार्ट बनती थी, जिसमें फिजियोलॉजी में जैसे हमारे पास डॉर्मेंसी आ गया था, जिसके साथ हमारे पास दो चार और चीजें थी, जैसे फोटोट्रॉपिज्म था, या ये वो चीजें थी जो लाइट का पार्ट थी वैसे तो ये मतलब ये उस तरह से थी जो फिजियोलॉजी के ज्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू इकोलॉजी। तो उसको उसके लिए हमने छोड़ दिया कि उसको इकोलॉजी के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि आप लोग अगर इन्हीं चीजों को ही देख लें तो मेरे ख्याल से इकोलॉजी को इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इंटरव्यू जब आपका आएगा तो वहां पे आप किताबें खोलें और जितना ज्यादा कर सकते हैं उसको उतना ज्यादा करें। तो इसमें से किसी ने कोई पूछना हो तो। बहुत शुक्रिया सर।
आपने तकरीबन सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इकोलॉजी के जो टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट थे वो आपने डिस्कस कर लिए। तो ठीक है जी, अब मेंबर्स की बारी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। शायद मैंने माइक अलाउ नहीं किया हुआ, या मैं चेक कर लूँ। जी माइक तो अलाउ है। नहीं सर, माइक अलाउ है। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी सर, तो थैंक यू सो मच। ये जो बहुत अच्छा समझ आया, बहुत जबरदस्त, सब कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू जी। क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? जी सर, मुझे सर क्वेश्चन ये है कि ये जो रॉक मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल जिसे हम कहते हैं, तो ये हम अबव ग्राउंड जो रॉक्स होती हैं उनको कहेंगे या जो अंडरग्राउंड रॉक्स होती हैं उनको पेरेंट मटेरियल कहेंगे? ये हमेशा से नहीं, कंफ्यूजिंग। उसमें ये देखें, जो हमारे पास रॉक्स होते हैं जो अनकंसोलिडेटेड होते हैं, मतलब सॉरी कंसोलिडेटेड होते हैं, वो चाहे अबव मतलब कि लैंड है या बिलो लैंड है। पहली बात तो ये कि बिलो लैंड वाला जो है उसकी वेदरिंग इस तरह से नहीं होती जिस तरह से अबव लैंड वाले की होती है, लेकिन ये कि उसकी वेदरिंग होती है। आपको पता है कि जमीन के नीचे भी जो है वो रूट्स तो पेनिट्रेट करती हैं, ठीक है। तो रॉक्स जो नीचे प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली उनकी भी जो है वो वेदरिंग होगी, और वेदरिंग जो एक प्रोसीजर है जिससे जो है हमारे पास सॉइल बनती है, ठीक है। तो रॉक्स कंसोलिडेटेड जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, चाहे वो अबव सॉइल है बिलो सॉइल है, उनकी वेदरिंग हो रही है और वो सॉइल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम पेरेंट मटेरियल ही कहेंगे, वो जहाँ मर्जी हो। तो ये जो हॉरिजॉन है डिफरेंट, इनको हम अबव से काउंट करेंगे पेरेंट नहीं, मटेरियल से? नो? ये बिलो सॉइल है हमेशा। ये जो हमारे पास ऑब्वियसली जो सॉइल की लेयर होती है, टॉप लेयर, उसके ये सारे होराइजन हमेशा नीचे ही हैं। ये होराइजन तो हमेशा नीचे ही बनेंगे ना उसकी लेयर सॉइल की। मतलब कि ठीक है। जो जिसकी जिसकी आप बात करें ना, मतलब कि वो नीचे जो बेड रॉक होता है वो डिफरेंट है। बेड रॉक वो है जिसके जिसके साथ नीचे मतलब कि ये जिस तरह से कहते हैं ना कि इसके नीचे बस और कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये फिर पेरेंट मटेरियल कंस्टिट्यूट नहीं करते, क्योंकि ये वो है जहाँ पे बस अब मैक्सिमम सॉइल एंड हो चुकी है। इसके नीचे आप मतलब कि ना प्लांट्स की रूट्स होती है, ना कुछ और होते हैं, ना बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ना मतलब बैक्टीरिया तो फिर भी होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि वो भी किस तरह से सर्वाइव करेंगे इतना नीचे। तो ये बस वो जोन होती है जो बेड रॉक कहलाती है, इसको हम पेरेंट मटेरियल नहीं कहते। बाकी जो पेरेंट मटेरियल होता है वो या जिससे सॉइल फॉर्म होती है, वो सॉइल के अंदर हो सकते हैं। बस ये है कि वो उसकी वेदरिंग होती रहे और उससे सॉइल बनती रहे। थैंक यू सर। और किसी ने कुछ पूछना हो तो? जी मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बहरहाल सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो कल का टॉपिक जो है वो अनाउंस कर दें। कल जो है हम इंशाल्लाह प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी लेंथी कोर्स है हमारा। और तो इसमें अगर फोटोसिंथेसिस पर ही बात करना शुरू कर दें तो वो जो है एक क्लास तो ईज़िली जो है वो फोटोसिंथेसिस पर बात हो सकती है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन है, और बाकी ट्रांसपोर्ट, बाकी सारे टॉपिक हो गए, वाटर पोटेंशियल, प्लांट हार्मोन एट्सेट्रा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में जितने मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लें। तो मेन चीज़ तो है ये डिस्कस करना कि कौन सी चीज़ें किस तरह से प्रिपेयर करनी है टेस्ट के लिए। तो कल के लिए प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। और कोई ठीक बात है सर। इसके अलावा? हाँ जी, इसके अलावा अगर अल्लाह किसी ने कोई हाफिज। और बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।